हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी बिज में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इनकम टैक्स के अंदर में देखेंगे कि पर्सन क्या है। पर्सन को जानने के पहले आपको एक रिकैप करवाते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था एक स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट क्या था? ये स्टेटमेंट था कि एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स इज एन SSC and chargeable to income tax at the rate or rates prescribed in the Finance Act for the relevant assessment year. However, his total income shall be determined on the basis of his residential status in India. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इनकम टैक्स के अंदर में इनकम टैक्स जो चार्ज होगा, जिस व्यक्ति को इनकम टैक्स देना है उसे हम SSC कहेंगे। वो कौन सा व्यक्ति होगा? तो जिसका टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम अमाउंट जिस पे इनकम टैक्स चार्ज नहीं होता है उससे एक्सीड करता है। ठीक है, तो वह व्यक्ति कौन होगा, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि SSC तो इनकम टैक्स देगा, लेकिन SSC कौन कौन सा व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स के अंदर जो पर्सन को डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 231 के अनुसार पर्सन में इंक्लूड्स किया गया है पहला एन इंडिविजुअल, दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF, तीसरा कोई कंपनी, चौथा कोई एक फर्म, और पांचवा एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इनका चाहे गठन किया गया हो अथवा नहीं किया गया हो। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स or a body of individuals whether incorporated or not। छठा है लोकल अथॉरिटी, और सातवां एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नॉट फॉलिंग एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लाउज। ठीक है, ये 7 पर्सन है। ये 7 पर्सन ही SSC हो सकते हैं अगर इनका इनकम जो मैक्सिमम अमाउंट जिस पे इनकम टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है उससे एक्सीड करता है। तो इन 7 पर्सन के बारे में आज हम जानेंगे कि वो क्या है। इसके पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप ये चैनल को लाइक करते हैं तो एक लाइक कर दें, और अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है किसी के साथ शेयर करना चाहिए तो इसे शेयर भी कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं तो ये आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबा देना होगा। स्टडी बिज चैनल को सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगी कि मैं आपके लिए और भी आगे अच्छा वीडियो बना करके लाऊं। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हमने इनकम टैक्स के देखे थे उसके अंतर्गत पहला था पर्सन। तो पर्सन के अंतर्गत आज हम सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन हो सकता है? तो
According to section 2 subsection 31 clause I, an individual means a natural person, that is a human being. It includes a male, female, minor child and a lunatic or idiot person. कोई भी हो सकता है, जैसे कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकती है, कोई माइनर चाइल्ड हो सकता है, या फिर कोई पागल व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर उसका इनकम हो रहा है तो वो भी एक इंडिविजुअल की श्रेणी में आएंगे, या फिर कोई बेवकूफ़ व्यक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उनकी किसी भी प्रकार से इनकम हो रही है तो वो एक इंडिविजुअल्स के रूप में असेस्ट किए जाएंगे और वो एक एसएससी होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो है कि अगर कोई माइनर चाइल्ड है और उसकी एक सेपरेट इनकम हो रहा है तो उसकी इनकम को हम लोग उसके पेरेंट्स के इनकम में ऐड कर लेते हैं और उसके पेरेंट्स के इनकम में उसका असेसमेंट किया जाता है। दूसरी बातें जो याद रखने वाली है वो है कि वेयर असेसमेंट ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड और लुनेटिक और इडियट इज टैक्सेबल इन हिज और हर ओन हैंड्स is done according to provision of section 160 of the Income Tax Act through representative SSC। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 160 में ये बताया गया है कि इनकम टैक्स जो है वो एससीसी के रिप्रेजेंटेटिव भी दे सकता है। तो अगर कोई इनकम किसी माइनर चाइल्ड का है, किसी पागल व्यक्ति का है या किसी बेवकूफ़ का है, मूर्ख व्यक्ति का है, और उसका इनकम, पहले तो हम जानते हैं कि ये सभी इंडिविजुअल्स के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन चूंकि हम जानते हैं माइनर चाइल्ड का इनकम उसके पेरेंट्स की इनकम में इंक्लूड करके हम लोग देखते हैं, उसी प्रकार से कोई पागल व्यक्ति हो या मूर्ख व्यक्ति हो खुद से अपना इनकम तो असेस्ट कर नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन अगर उसकी कोई आय हो रही है, कोई सेपरेट इनकम हो रहा है, तो उसको इनकम टैक्स के सेक्शन 160 के अनुसार उसके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा असेस्ट किया जाएगा। तीसरा पॉइंट जो है याद करने योग्य वो है कि अगर कोई ट्रस्टी है डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट का या चैरिटेबल ट्रस्ट का, तो उसका इनकम भी एक इंडिविजुअल्स के रूप में देखा जाएगा। दूसरा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कौन है? तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में इनकम टैक्स में कोई अलग से व्यवस्था नहीं किया गया है। इसको हम लोग हिंदू लॉ के अनुसार लेते हैं, और हिंदू लॉ में ये बतलाया गया है कि अ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स lineally descended from a common ancestor including their wives and unmarried daughters, the head of family is called कर्ता। ठीक है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कौन आएगा? कोई ऐसा परिवार जो कि किसी एक ही पूर्वज के संतान हो, उसमें उनके पत्नी और अविवाहित बेटियां। हालांकि अविवाहित बेटियों को पहले हिंदू अविभाजित परिवार में रखा जाता था तब तक ही जब तक कि उनकी विवाह न हो जाता हो। विवाह होने के बाद वे अपने ससुराल पक्ष के कॉमन एंसेस्टर में गिनी जाती थी, परंतु 2005 में एक्ट में बदलाव किया गया और अब जो विवाहित बेटियां हैं उनको भी अब को पार्टनर के रूप में इंक्लूड कर लिया गया है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कौन कौन हो जाएंगे? जैसे इस फिगर में देखिए, आप इस फिगर में आप देख सकते हैं ये एक ओल्ड मैन है, ये दो उनके बच्चे हो गए, उनकी पत्नियां हो गई, और ये अविवाहित दो संतानें हैं,
ये माइनर चाइल्ड भी हैं। तो इनमें अगर किसी एक ही प्रॉपर्टी को ये शेयर कर रहे हैं जो इनके पूर्वजों का है, तो इनका इनकम जो है वो एसेस किया जाएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रूप में। और इसमें जो फैमिली का हेड होगा वो कौन होगा? वो होगा ये ओल्ड पर्सन, और इसे कहा गया है कर्ता। आइए अब हम तीसरा देखते हैं, कंपनी। कंपनी में कौन कौन हो सकता है? आपने नाम सुना होगा, जैसे ये टाटा है, L&T है, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, या कोई भी ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो कंपनी वो होता है जो कि इनकम टैक्स में सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में बतलाया गया है। कंपनी इज डिफाइंड एज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, कंपनी क्या है? एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है जिनका गठन किया जाता है, और ये एक कृत्रिम पर्सन के रूप में जाने जाते हैं। हैविंग एन इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, इनका एक कानूनी पहचान होती है। ठीक है, विथ ए परपेचुअल सक्सेशन, मतलब ये लगातार चलेंगे, इनका विनाश नहीं हो सकता है। और कंपनी का अपना एक कॉमन सील होना चाहिए, उसका एक अपना पूंजी होना चाहिए जो कि ट्रांसफरेबल शेयर्स के रूप में होंगे, जिसकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी। ठीक है, और जनरली हम कंपनी को जानते हैं जिसके नाम के अंत में या तो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ होता है, जो कि कंपनी एक्ट में भी बतलाया गया है। और ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जो होना चाहिए वो कंपनी एक्ट के अधीन होना चाहिए। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कंपनी का गठन किया जा सकता है। इसके पहले कंपनी एक्ट 1956 था। ठीक है, तो एक कंपनी भी पर्सन होता है। और चौथा पर्सन कौन है? फर्म। फर्म क्या होता है? तो a firm refers to a partnership firm. According to Indian Partnership Act 1932, a partnership is relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. मतलब फर्म से जनरली हम लोग पार्टनरशिप फर्म के बारे में समझते हैं, और पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये बतलाया गया है कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? तो पर्सन्स के बीच में, जो कि शेयर करता है फर्म के बिजनेस के प्रॉफिट्स को। ठीक है, और ये जो पार्टनर्स होते हैं वो या तो सभी पार्टनर मिलकर के इस फर्म को चलाते हैं, या पार्टनर्स में से कोई भी एक पार्टनर इस फर्म को चला सकता है बाकी पार्टनर के बिहाफ में, और ये माना जाएगा कि सभी पार्टनर उससे एग्रीड करते हैं। पर्सन्स हु हैव इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फर्म, and the name under which their business is carried on is called the firm's name. जो व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म में शामिल होते हैं उसे इंडिविजुअली पार्टनर्स कहते हैं, और सम्मिलित रूप से उनको क्या कहते हैं? फर्म। और ये जो फर्म जो बिजनेस चला रहे हैं उस बिजनेस को फर्म्स का नाम कहते हैं। जैसे जनरली आप देखते होंगे जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बिजनेस हैं या फिर लॉयर के बिजनेस हैं, ये जनरली एक एसोसिएट्स बिजनेस होते हैं, एक फर्म के रूप में ये बिजनेस करते हैं। इसके अलावा आप कोई भी बिजनेस पार्टनर्स के रूप में कर सकते हैं। अगर आप अकेले कोई पूंजी नहीं जुटा पाते हैं तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को उसमें शामिल कर लेते हैं, वो आपका पार्टनर होता है पूंजी में। ठीक है, तो फर्म एक पर्सन है जिसको कि इनकम टैक्स में पर्सन के रूप में परिभाषित किया गया है, और ये एक
एसएससी हो सकते हैं अगर उनका इनकम मैक्सिमम अमाउंट जिस पे इनकम टैक्स चार्ज नहीं होता है उससे ज़्यादा होता है। तो पांचवा क्या है, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। इसे बहुत ध्यान से समझने की बात है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होगा, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स मीन्स 2 or more than 2 persons who join for a common purpose with a view to earn an income. It need not to be on the basis of a contract. Therefore, if 2 or more persons join hands to carry on a business but do not constitute a partnership, they may be assessed as an association of person. एसोसिएशन ऑफ पर्सन में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, यहाँ पे व्यक्ति के मतलब ध्यान देने योग्य बात है, व्यक्ति का मतलब है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में जो बतलाया गया है वो 7 प्रकार के पर्सन्स जो कोई अभी मैंने ऊपर में बतलाया है, उन पर्सन्स में से कोई भी व्यक्ति, ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, चाहे वो लोकल अथॉरिटी हो, चाहे वो फर्म हो या फिर कोई आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन हो, इनके साथ में मिलकर के कोई भी पर्सन, कोई एक पर्सन या कोई एक से अधिक पर्सन मिलकर भी कोई एक बिजनेस शुरू करते हैं इस व्यू के साथ कि इससे कोई इनकम जनरेट करना है, लेकिन इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने नहीं किया है, ठीक है, और उस बिजनेस को वो रन कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप नहीं बनाया है, लेकिन वो बिजनेस रन कर रहे हैं और उस बिजनेस से अगर उनको इनकम होता है तो उनका इनकम का असेसमेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के रूप में किया जाएगा। एसोसिएशंस ऑफ पर्सन्स के बाद आता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है, यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में बतलाया कि एसोसिएशंस ऑफ पर्सन्स में 2 या 2 से अधिक पर्सन्स को इंक्लूड करके हम लोग एओपी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन बीओआई यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब क्या है कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में केवल और केवल इंडिविजुअल्स को ही शामिल कर सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक इंडिविजुअल्स मिलकर के कोई बिजनेस को करते हैं इस उद्देश्य के साथ कि उससे इनकम जनरेट करना है, तो उसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ही शामिल हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। इंडिविजुअल्स का मतलब कोई मेल, कोई फीमेल, या कोई मेल कोई लुनेटिक पर्सन, कोई मेल कोई इडियट पर्सन, कोई मेल कोई माइनर चाइल्ड, यानी कि वो इंडिविजुअल पर्सन्स होना चाहिए, ह्यूमन बींग्स होना चाहिए, है ना। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वेयर 2 or more than 2 individuals carried some activities with the objective of earning income. Here is a thing to remember, it would consist only individuals, not to include any other persons like companies or firms. In that case, income shall not be payable by individual SSC in respect of receipt of share of income by him from BOI, which the tax has already been paid by such BOI. अर्थात बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में हम सिर्फ इंडिविजुअल्स यानी ह्यूमन बींग्स को ही शामिल करके BOI का कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसमें कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन या AOP को शामिल नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को ही शामिल करेंगे। यहाँ ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि एक बार अगर इनकम टैक्स का असेसमेंट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के रूप में कर दिया गया है तो फिर उस इंडिविजुअल्स का उस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के इनकम के शेयर पे फिर से कोई इनकम टैक्स का असेसमेंट नहीं किया जाएगा और उस पे कोई भी इनकम टैक्स दे नहीं होगा। जैसे एग्जांपल्स के रूप में आप देखिए, कोई एक मेल हो गया
और उसके बाद कोई एक कंपनी हो गया। ठीक है, ये दोनों मिलके अगर कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, इसके लिए कोई पार्टनरशिप इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया है, तो ये कहलाएंगे एओपी। यहाँ पे एक मेल है, दूसरा कंपनी है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। उसी प्रकार से बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में देखिए, जैसे ये एक फीमेल है, एक माइनर चाइल्ड है, और ये दोनों मिलकर के बनाएंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये भी एक इंडिविजुअल्स है, ये भी एक इंडिविजुअल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंपनी नहीं शामिल है, कोई फर्म नहीं शामिल है, ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है। ठीक है, तो आपको एओपी और बीओआई में अंतर समझ में आ गया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और छठा देखते हैं। 6 पॉइंट क्या है? पर्सन्स के रूप में किसे शामिल कर सकते हैं? ए लोकल अथॉरिटी। अब ये लोकल अथॉरिटी क्या है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 20, अ लोकल अथॉरिटी मीन्स इनकम टैक्स के सेक्शन 10 सबसेक्शन 20 के अनुसार लोकल अथॉरिटी को बतलाया गया है। ये लोकल अथॉरिटी कौन हो सकते हैं? पंचायत, एज रेफर्ड टू इन क्लॉज डी ऑफ आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के क्लॉज डी में खंड घ में बतलाया गया है पंचायत, जो ग्राम सभा का एक पार्ट होता है, वो पंचायत एक लोकल अथॉरिटी होगा। दूसरा म्यूनिसिपैलिटी या नगर पालिका, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 पी के खंड ई में बतलाया गया है, नगर पालिका को परिभाषित किया गया है, वो नगर पालिका या नगर पालिका समिति। तीसरा या फिर जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। म्यूनिसिपल कमिटी एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लीगली इंटाइटल्ड टू और इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट with the control और मैनेजमेंट ऑफ अ म्यूनिसिपल और लोकल फंड्स, जो कि नगर पालिका या जिला परिषद के फंड्स को ये मैनेज करते हों या फिर सरकार के आदेश के अनुसार जो इस फंड्स को मैनेज करते हों, वो नगर पालिका समिति या जिला परिषद लोकल अथॉरिटी के रूप में जाने जाएंगे। और चौथा कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है? तो कैंटोनमेंट बोर्ड को डिफाइन किया गया है इन कैंटोनमेंट एक्ट 1924 के सेक्शन 3 में। जैसे कि अधिकतर शहरों में आप देखते होंगे आर्मी का छावनी होता है, तो वो जो छावनी होता है वो अपने एरिया का प्रशासन को अपने हाथों में रखते हैं। ठीक है, तो प्रशासन जब अपने हाथ में रखें तो वहाँ से भी टैक्स कलेक्ट हो रहा होगा, वहाँ से इनकम जनरेट हो रहा होगा, तो उस इनकम का असेसमेंट जो है उनको किस पर्सन के रूप में किया जाएगा? लोकल अथॉरिटी के रूप में किया जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, ये एक पंचायत है, ग्राम सभा, ये जो फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, इनके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है, इस इनकम का असेसमेंट जो है वो पंचायत के रूप में किया जाएगा, लोकल अथॉरिटी के रूप में किया जाएगा। ये अलग बात है कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 20 जो है वो इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस की बात करता है, लेकिन एग्जेम्पशंस तो उसी को मिलेगा जो एसएससी होगा। तो यहाँ पे पंचायत एक एसएससी है, ठीक है, और ये इनका इनकम का असेसमेंट एक लोकल अथॉरिटी के रूप में किया जाएगा। दूसरा म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका का इनकम जनरेट होता है। आप देखते हैं घर घर से कचरा उठाया जा रहा है, उसके लिए इन्होंने शुल्क वसूल करते हैं, पानी का टैक्स लेते हैं, बिल्डिंग का टैक्स, होल्डिंग टैक्स लेते हैं, तो ये सब इनका इनकम है। तो इस इनकम का असेसमेंट कहाँ किया जाएगा? लोकल अथॉरिटी के रूप में किया जाएगा। तीसरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्यूनिसिपैलिटी कमेटी, नगर पालिका समिति, इनका इनकम
का असेसमेंट कहाँ होगा? लोकल अथॉरिटी के रूप में होगा। और चौथा कैंटोनमेंट बोर्ड, जैसा कि अभी मैंने बताया, जैसे दानापुर छावनी, मेरठ कैंट, आगरा कैंट छावनी, ये सभी का इनकम का असेसमेंट एक लोकल अथॉरिटी के रूप में किया जाएगा। सातवां क्या है? एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लॉजेज, यानी कि अभी ऊपर मैंने बताया 6 प्रकार के पर्सन्स के बारे में, तो अगर कोई 7वां पर्सन भी आ जाता है जो कि ऊपर के 6 पर्सन्स में कहीं भी वो फिट नहीं हो रहा है, तो उनका इनकम का असेसमेंट कहाँ होगा? ये आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स के रूप में। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स आर एंटिटीज which are not natural persons but are separate entities in the eyes of law, though may not be sued directly in a court of law, but they can sued through persons managing them. Therefore, God, idols, and deities are artificial persons. Though they may not be sued directly, they can legally sued through the priest or the managing committee of the place of worship, etc. They are persons and their income, like offerings, are taxable. However, under the Income Tax Act, they have been provided exemptions from payment of tax under separate provisions of the Act, if certain conditions mentioned therein are satisfied. ठीक है, तो आर्टिफिशियल पर्सन्स कौन होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन कोई नेचुरल व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन इनका एक अलग व्यक्तित्व होता है, एक अलग अस्तित्व होता है। ठीक है, कानून की दृष्टि से इनका एक अलग अस्तित्व होता है। ये सीधी रूप से किसी कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं, ना ही इनके ऊपर सीधे रूप से कोई केस किया जा सकता है। जैसे हमारे गॉड हैं, कोई मूर्ति है, कोई देवता है, ठीक है, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन्स के एग्जाम्पल्स हैं। इनके ऊपर हम सीधे रूप से कोई केस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनके ऊपर में केस हम कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो इनको जो मैनेज कर रहा है, इनको जो चला रहा है, ठीक है, उनके ऊपर हम केस कर सकते हैं। जैसे इनके पुजारी हो गया, या मठ के जो मैनेजिंग कमेटी होते हैं, मंदिर के जो मैनेजिंग कमेटी होते हैं, ठीक है, हमारे पूजा स्थल्स के जो मैनेजिंग कमेटी है या पुजारी है, उनके ऊपर में केस कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो इनकम है, जैसे जो मंदिर में चढ़ावा आता है, वो सब टैक्सेबल है। ठीक है, हालांकि इनकम टैक्स के कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिन पे जो है इनकम टैक्स देने से एग्जेम्प्ट किया गया है, लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई डिस्प्यूट होता है इनकम के बारे में, अगर छुपाया जाता है, तो इनके ऊपर हम सीधे रूप से केस नहीं कर सकते हैं। भगवान के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं, मूर्ति के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं, अपने देवता के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई भगवान, कोई देवता, वो खुद से तो मैनेज कर नहीं रहे हैं। वहाँ पे जो चढ़ावा रहा, भगवान खुद से तो ले नहीं रहे हैं। वहाँ कौन ले रहा है? उस मंदिर को या उस पूजा स्थल को चलाने वाले पुजारी या उसका जो कमेटी है, मैनेजिंग कमेटी, वो। इसलिए हम उनके ऊपर केस कर सकते हैं। और ये चूंकि ऊपर के 6 जो पर्सन्स का अभी मैंने व्याख्या किया है, उनमें वो कहीं भी नहीं फिट आते हैं, इसलिए इनको हमने रखा है कहाँ? 7th पोजीशन पे, एवरी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। ठीक है, सिमिलरली ऑल अदर आर्टिफिशियल पर्सन विथ अ ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी विल ऑल्सो फॉल अंडर दिस कैटेगरी if they do not fall within any of the preceding category of persons. For example, University of Patna is an artificial person, as it does not fall in any of the 6 categories mentioned above. इसी प्रकार से
अन्य कोई भी पर्सनालिटी ऊपर के 6 पर्सन्स के रूप में फिट नहीं हो रहे हैं तो उनको हम कहाँ रख सकते हैं? 7th में, एवरी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन के रूप में। और इनका जो भी इनकम हो रहा है, इनके इनकम का असेसमेंट कहाँ किया जाएगा? 7th पॉइंट के रूप में किया जाएगा, एवरी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन के रूप में किया जाएगा। जैसे पटना यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़, मगध यूनिवर्सिटीज़, ये यूनिवर्सिटीज़ को भी ग्रांट मिलता है यूजीसी से। उसके अलावा स्टूडेंट्स के फीस वगैरह ये सब इनकम है इनका, तो इनके इनकम का असेसमेंट आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन्स के रूप में किया जाएगा। ठीक है, जैसे ये मंदिर हो गया, मंदिर में जो भी चढ़ावा वगैरह आ रहा है, ठीक है, तो मंदिर का इनकम का असेसमेंट आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन्स के रूप में किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के इनकम का असेसमेंट आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन्स के रूप में किया जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद।